हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में हम 11 प्रश्न जीएस जीके के लगाएंगे और साथ में दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी देखेंगे। इनकी संख्या भी 11 ही है, टोटल 22 प्रश्न है। मैथ की क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि हम इन प्रश्नों को ठीक से करेंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 14 दिन के भीतर राज्यसभा उस विधेयक को लोकसभा को लौटा सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सिक्किम राज्य की सीमा चीन देश से लगती है, साथ में नेपाल से और भूटान से लगती है। प्रश्न नंबर 3 है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। व्यास, गंगा, चंबल, झेलम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वर्ष 1992 में जो इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, लोहे की जंग रिक्त स्थान फिल करना है होती है। तो लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, दोनों में से एक आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लोहे में जंग लग जाता है। रासायनिक प्रक्रिया वह होती है जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका, सोडियम बोरेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एडोसल्फान। तो याद रखना है, एडोसल्फान ये मीडिया की नज़र में आया है और केरल से संबंधित है। स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया था। हानिकारक है, कीटनाशकों से ये होता है। अपराधियों को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसी का प्रयोग किया जाता है अपराधियों को पहचानने के लिए। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रेबीज। रेबीज जो है जानवरों के द्वारा होता है, जैसे कुत्ता, चमगादड़, भेड़िया यदि काट ले तो आपको रेबीज रोग जो है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, परागण रिक्त स्थान फिल करना है, क्या है। ए और सी में आंसर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, परागण। परागण जो है पराग कोश से शिष्टमा तक पराग का संचार करता है। इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है आपको, पहले वाले में कन्फ्यूज नहीं होना है। परागण से याद रखेंगे कि पहले आएगा पराग कोश, फिर उसके बाद में शिष्टमा तक पराग का संचार जो है होता है। ये आपका फूल होता है, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से जो है ऐसे आता है, ठीक है। तो अब हम जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को लगाएंगे। आप जरूर इन प्रश्नों को वॉच कीजिए। चलिए हल करते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 है, y का x प्रतिशत किसके y प्रतिशत के बराबर है। आंसर हो जाएगा पहले वाला ऑप्शन ही, x के। देखिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं।
y का x प्रतिशत। तो x प्रतिशत यहाँ पर किसके बराबर है? तो आप मान लीजिए कि ये m के y प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत से आप प्रतिशत को काट दीजिए, y से आप y को काट दीजिए, तो x बराबर बचेगा आपका m। तो m बराबर जो है x है। तो आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार इसको आप आसानी से कर सकते थे। प्रश्न नंबर लगाएंगे 2। यह भी एग्जाम में ही पूछा गया है। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग। सबसे पहले तो आपको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 14 से बड़े कह रहा है और 50 से छोटे कह रहा है। तो 14 से बड़े कह रहा है, 14 से बड़ी जो है 15 विषम संख्या होगी, फिर 17 विषम संख्या होगी, फिर ऐसे डैश डैश करके चले जाएंगे, 49 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका जो सूत्र होता है योग ज्ञात करने का, तो उसको याद रखना है, SN बराबर A+L/2। और यहाँ पर टोटल नंबर आपको याद रखना है। N हमारा टोटल नंबर हो जाएगा। A हमारा प्रथम संख्या है, L हमारी अंतिम संख्या है। तो प्रथम संख्या आपकी क्या है? 15 है, तो 15 आप रख दीजिए। अंतिम संख्या क्या आपकी? 49 है, तो 49 रख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। परंतु आपको n नहीं पता, टोटल नंबर कितने हैं। तो 14 से और 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ये कैसे पता करेंगे आप? 50 में से आप 14 घटा लीजिए, 50 में 14 घटाएंगे तो आपके पास 36 आएगा। तो 36 सम विषम दोनों संख्याएं हैं, तो आधी विषम होंगी, आधी सम होंगी। तो 18 संख्याएं जो है इसके बीच में विषम आएंगी। तो यहाँ पर आप 18 रख दीजिए। फिर आप इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे 18 को तो 9 आ जाएगा। फिर आप जो है 49 में 15 जोड़ दीजिएगा, 49 में 15 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 64। तो 64 गुणा 9 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर लास्ट में ये कह रहा है का योग 1/4 वर्ग है, तो आप इसका 1/4 कीजिएगा। तो 1/4 कर लेते हैं। तो 1/4 आपने किया है, 1/4 किया है। 4 से आप 64 को काटिए, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, 16 की 9 में गुना करेंगे कितना आएगा? 144 आएगा। 16 9 में 144 होते हैं। अब आंसर देखिए, किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, परंतु लास्ट में ये कह रहा है वर्ग, 1/4 वर्ग। तो 144 जो 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना आपको योग का, A+L/2 और n जो आपका टोटल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 32 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो कितनी विषम संख्या बनेगी? तो 1 से 32 तक 32 हो रहे हैं, तो इसका आधा कर लीजिए 16, तो 16 सम होंगी और 16 विषम होंगी। इन 16 संख्याओं का आपको योग करना है। तो योग करना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, n स्क्वायर। क्या याद रखेंगे आप? n स्क्वायर याद रखेंगे। 16 का आप जो है वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा? 256 आ जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, 256। विषम संख्याओं का जब योग ज्ञात करना हो तो तब आपको याद रखना है कि n स्क्वायर जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 4। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, उनका महत्तम समापवर्तक 26 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है ज्ञात करना है आपको। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कुछ विद्यार्थी वैसे भी हल कर सकते हैं इसको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैसे गुणा लैसे के। दो संख्याएं होती हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। इन दोनों का गुणन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 35,828। मैसे आपको 26 दिया गया है और लैसे आपको ज्ञात करना है। 26 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो 26 ही कम 26 चल जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन में 1 दिया गया है, वो भी तीसरे ऑप्शन में। तो यही आपके प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? आसान प्रश्न है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ये आपको याद रखना है, दर आपको ज्ञात करनी है। r बराबर n-1 अपॉन टी, टी यहाँ पर समय है, और गुणा 100। दर आपसे पूछा गया है, 2 गुना हो जाता है, n कितना आपका है? 2 है, तो 2 में से आप 1 कम कर दीजिए तो 1 आएगा, गुणा 100 आ जाएगा, समय आपको 8 दिया गया है, तो 100/8, 100/8 कितना होता है? चलिए काट लीजिए, 8 ही कम 8, बचेगा आपके पास 2, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपका 12.5। तो यानी कि ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 बचेगा आपके पास, तो 4 यहाँ पर 8 आएगा, पूरा ही कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, तो 1/2 आएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। यही इसका लॉजिक है और एक अच्छा लॉजिक है ये, इससे आप हल कीजिएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इन संख्याओं में आपको भिन्न संख्या का चयन करना है, तो भिन्न संख्या का आपको चयन करना है। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही होगा, 11 आंसर इसका आएगा। लेकिन अन्य सभी संख्या क्या हैं? सम संख्या हैं, 8, 66, 14, ये 2 से कट रही है, परंतु ये 2 से नहीं कट रही है, और 11 आपकी क्या है? ये एक विषम संख्या है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 8 है। किसी संकेत भाषा के अनुसार कैट को ये लिखा जाता है, गोड़ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आपने इसको हल करने की कोशिश की होगी। कैट लिखा हुआ है, कैट से ये लिखा है, आप देख रहे होंगे कि सी भी यहाँ पर ज्यों का त्यों है, फिर एन इसके बीच में ए ज्यों का त्यों है, फिर यहाँ पर एन बीच में लिया, फिर टी ज्यों का त्यों है। तो आपको भी यही करेक्शन करना है, यानी कि कैट में इसने क्या किया है? डबल एन जेस के अंदर फिट कर दिया है, ये आपको सोच लेना है, ठीक है। अब गोड़ को लिख लीजिए, पहले क्या आएगा? जी आएगा, और जी आपके 1, 2, 3 ऑप्शन में है। जी के बाद में यहाँ पर एन इसने लिया है, तो जी के बाद में आप एन ले लीजिए, तो दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना था, फिर आपको ओ लिख लेना है, फिर एन बीच में ले लेना है, फिर डी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 9 है। यदि पी को 16 और टैप को 37, कैप को क्या लिखेगा ये? तो पी का नंबर ही 16 होता है। अब आप देखिए टी का नंबर क्या आएगा? 20 आएगा, और ए का 1 होता है, और इसका 16 होता है। इन तीनों को ऐड करने पर क्या आता है? 37 आता है, तो सही चल रहे हैं हम। अब आपको सी का नंबर लिख लेना, यहाँ पर 3 आएगा, यू का 21 आएगा, पी का 16 आएगा। इनको ऐड कीजिए, यहाँ पर 3 में 21 जोड़ेंगे 24, और 24 में 16 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सब जानते हो, थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है, और गुणा दर होता है, और गुणा समय होता है, PRT होता है, बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज को निकालते हैं हम इस प्रकार, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर P रख लेते हैं अभी, तो PR गुणा T बटे 100। आप P को उधर ले जाइए, मिश्र धन हमको निकालना है यहाँ से, तो P इधर आकर जुड़ जाएगा, तो P प्लस RT रहेगा बटे 100, यहाँ पर गुणा है। यदि हम 100 रख दें मूलधन, तो ऐसे प्रश्न में मूलधन आपको मान लेना है कि 100 रुपये है। तो आप 100 रुपये यदि यहाँ पर रखेंगे P के स्थान पर, तो ऐसे कीजिए 100 R और यहाँ पर T बटे 100, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो
तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास जो बचेगा 100 प्लस RT बचेगा, यानी कि मिश्र धन का जो मान होता है वो बराबर होता है 100 प्लस RT के। ध्यान से आप देख लीजिए या उसको नोट कर लीजिए। बस सीधा आपको याद रखना है कि मिश्र धन जब भी निकालना हो साधारण ब्याज दिया होगा इस प्रकार 100 प्लस RT आपको डायरेक्ट याद रखना है। मिश्र धन बराबर होता है 100 प्लस RT। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। मिश्र धन हमको दिया गया 540, तो 540 लिख दीजिए। 100 प्लस मूलधन हमने 100 माना है, और RT, R आपका कितना है 7% है, और T आपका 5 है। दोनों की गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35% हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 135% आ जाएगा। इधर 540 रहेगा। 135 से 540 को जैसे ही आप काटोगे तो पहाड़ा चल जाएगा 4 बार। 1% का मान आपके पास आया है 4, तो A की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 400 आई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है। यही धन है, 9% दर दी गई है, और दर आपको समय आपको 3 दिया गया है। 100 प्लस करेंगे और RT हो जाएगा यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 127% आपको ये प्राप्त होने वाला है यहाँ पर मान। और 400 में इसकी गुणा कीजिएगा, तो 400 में जब 127 की आप गुणा करेंगे प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 गुणा करेंगे 127, तो इसकी गुणा करने पर आपके पास आएगा आंसर, यानी कि 4 1 हासिल का 5। चलिए गुणा कर लेते हैं। 4 7 28 का 8 का हासिल बोले कि 2, 8 एक ही ऑप्शन में डी में है, तो आंसर हो जाएगा 508 रुपये। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, और 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माता की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, लॉजिक से ही करेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, तो यहाँ पर कर लेते हैं व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का मतलब गुना होता है 2/5 भाग है। तो माता को आप इधर ले आइए व्यक्ति, और बटे में आ जाएगी माता, तो 2 5। तो व्यक्ति और माता का जो रेशो बना है वो 2:5 का बना है। फिर ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष के बाद कह रहा है, प्लस लगा दीजिए, और आधी है, तो व्यक्ति और माता को आप नीचे ले जाइए, आधी है तो 1/2 ऐसे आ जाएगा। तो आपको रेशो प्राप्त हो चुका है व्यक्ति का और माता का दोनों तरफ। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2:5 है। 8 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो रहा है? 1:2 हो रहा है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 5 ही कम 5 आएगा, और 2 दूनी 4 आएगा। फिर आप इसको घटा लीजिए, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे आपको 8 वर्ष लिख लेना है, दोनों के नीचे। फिर यहाँ पर 8 की गुना कीजिए और 2 की गुना 8 में कीजिए, तो 8 दूनी 16, और 8 ही कम 8 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो A का मान 8 के बराबर है। ठीक है, वर्तमान आयु हमको बतानी है। तो जो पहले वाला मान है वर्तमान आयु का है, और माता जी यहाँ पर 5 है, तो 5 की गुना 8 में करेंगे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यही लॉजिक है भाई, इन सब को ही आपको सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। ये भी प्रश्न जो एग्जाम में बना था। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण ज्ञात करना है। 1 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, 1 घंटे में
60 मिनट होती है, 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 64 मिनट आपके पास यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जब ये आगे घड़ी बढ़ रही है। 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण, तो 1 मिनट में जो है सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण हमको ज्ञात करना है। तो 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है सेकंड की सुई? 6 डिग्री का जो है कोण बनाती है। तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 64 में आप 6 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा? 6 चौक 24, 2 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 2 38, यानी कि 384 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना चाहिए ये वाला मान कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।